हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम है, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सीजी कंप्यूटर्स। आप देख रहे हैं लगातार मिडावल हिस्ट्री की क्लासेस जारी है और आज का जो टॉपिक है वो आप जानते हैं, सामने दिखाई दे रहा होगा। दिल्ली सल्तनत का जो है सेकंड पार्ट आज हम देखेंगे। ठीक है, चलिए तो क्या कुछ खास है आज की क्लास में, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले क्लास में हमने दिल्ली सल्तनत की बातें की थी फर्स्ट पार्ट में, और वहाँ हमने कहा था कि 1206 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत का शासन यहाँ पर देखने को मिला था, जिसमें से हम क्या क्या पढ़ने वाले थे उसकी चर्चा किए थे। तो गुलाम वंश के बारे में हमने बात की थी, जो 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक ये शासन पर रहे। खिलजी वंश की बात की थी 1290 से 1320 ईस्वी तक। तुगलक वंश 1320 से 1413 और सैयद 1414 से 1415 और लोधी वंश लास्ट में आ जाते हैं 1450 से 1526। द लास्ट में 1526 के बाद मुगल आ जाते हैं। ठीक है, तो यही हमें अभी पढ़ना है, और जिसमें से हम देख रहे हैं दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश। और जैसे कि मैंने कहा था कि गुलाम वंश के अन्य नाम है, इसको दाश वंश कहा जाता है, इसको मामलुक वंश कहा गया है। हबीबुल्लाह साहब ने मामलुक वंश कहा है, और क्यों कहा है हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। गुलाम वंश में इतने सारे जो शासक हैं, इतने सारे प्रमुख शासक हैं, उनके बारे में हम जो है पढ़ेंगे, जो दिखाई दे रहा होगा। मेनली हम कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन और क्यूमर्स की बातें करेंगे, जिसमें से कुतुबुद्दीन ऐबक की बातें हो चुकी हैं। पिछले क्लास में हम ये देख चुके हैं, जो कि कुतुबी राजवंश का जो है क्या था, ये शासक था। आज बात करेंगे इल्तुतमिश के बारे में, लेकिन थोड़ा से हम चर्चा करेंगे आराम शाह के बारे में। ठीक है, चलिए बात करें सेकंड नंबर के जो शासक है, वो है आराम शाह। आराम शाह जो कि 1210 से लेकर 1210 ईस्वी से लेकर 1212 ईस्वी तक ये शासन काल में रहते हैं, गद्दी पर बैठे रहते हैं। ठीक है, चलिए तो जैसे कि मैंने कहा, ऐबक की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के उपरांत लाहौर के सरदारों पूंजीपतियों ने आराम शाह को क्या किया था भाई साहब, आराम शाह को मुगल वंश का या मुगल काल का, गुलाम वंश का, अभी मुगल तो आया ही नहीं। ठीक है, गुलाम वंश का शासक नियुक्त किया या शासक बनाया। ठीक है, पहली बात है। दूसरी बात, ये नाम से इनका जैसा नाम है वैसा काम है भाई साहब का। आराम शाह तो ये आराम फरमाते ही गए, कुछ ज़्यादा जो है राज्य विस्तार पर ध्यान नहीं दिए। दिल्ली वासियों ने क्या किया था, दिल्ली वासियों ने आराम शाह को शासक मानने से इनकार कर दिया। शासक बनाने या मानने से क्या किया, इनकार किया। फिर इनविटेशन आता है किसका, इल्तुतमिश में, और यहीं पर इल्तुतमिश ने क्या किया था, इल्तुतमिश जो कि बदायूं का गवर्नर था उस समय,
ठीक है, बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश जो कि बदायूं का गवर्नर था, और इसी इल्तुतमिश ने दिल्ली के निकट जड़ नामक स्थान पर, जड़ जिसको GUD, जड़ नामक स्थान पर आराम शाह की हत्या कर, आराम शाह की हत्या कर गद्दी पर बैठा। और ये जो युद्ध है, ठीक है, दिल्ली के निकट जो हुए, इस युद्ध को हम किस युद्ध के नाम से जानते हैं भाई? इसको बोलते हैं जड़ का युद्ध कहते हैं। ठीक है, इसको किस युद्ध के नाम से जानते हैं? जड़ का युद्ध कहा जाता है, जड़ का युद्ध। ठीक है, तो दिल्ली के निकट ये युद्ध हुआ था जिसको जड़ का युद्ध कहा गया है, जब इल्तुतमिश जो कि बदायूं का गवर्नर था, वो आराम शाह की हत्या कर देते हैं और हत्या करने पर गद्दी पर बैठ जाता है। तो कल यही हम थोड़ा से बातें किए थे, लेकिन इसको लिख लेते हैं, जाहिर सी बात है। तो ऐबक की मृत्यु के बाद लाहौर के सरदारों ने, पूंजीपतियों ने यहाँ पर जो है आराम शाह को, कई इतिहासकारों का मानना है कि आराम शाह जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र है, लेकिन कई इतिहासकार इसका खंडन करते हैं। ठीक है, तो ये जो है हम पूरी तरह से नहीं कह सकते कि ऐबक का पुत्र है या नहीं है। ठीक है, कई इतिहासकारों का अलग अलग जो है अपनी अपनी राय है। तो यहीं पर आराम शाह को सरदारों ने क्या किया था? गुलाम वंश का शासक बनाया था। ठीक है, बनाने के लिए उनको जो है आमंत्रित किया, और ऐबक की मृत्यु के बाद ये बन गया। दिल्ली वासी इस बात पर खफा हो गए थे, क्योंकि उससे बेटर जो है वो इल्तुतमिश था। ठीक है, क्योंकि बदायूं का गवर्नर था और बदायूं बहुत अच्छे काम कर रहे थे, तो इल्तुतमिश जो कि बेटर था, इसी कारण से दिल्ली वासियों ने उस चीज़ को नकारा, आराम शाह की पदवी को नकारा, और आराम शाह के खिलाफ ये मोर्चा उठा दिए कि ये इसके लायक नहीं है। इसलिए इल्तुतमिश को क्या किया गया? आमंत्रित किया कि भाई आइए, दिल्ली का सिंहासन पर आपका स्वागत है, आप यहाँ पर बैठिए। तो दिल्ली वासियों के आमंत्रण पर कहा जाता है कि दिल्ली के ही निकट, ठीक है, आराम शाह की हत्या कर देता है, जिसको जड़ का युद्ध कहा जाता है। ठीक है, और इसी के साथ खत्म हो जाता है आराम शाह का समय कुछ भी, ठीक है, इतिहास में दर्ज नहीं। कुछ भी कारनामे या कुछ भी कार्य या निर्माण या किसी भी प्रकार की उपलब्धियां दर्ज नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की बात हम करेंगे अब। इसके बाद जो मेन है, उसके बाद इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश जिनका समय था 1212 से लेकर 1236 ईस्वी। चलिए, ये ऐबक का गुलाम था भाई साहब। पहली बात इनकी बात करें, इनके थोड़ा परिचय देख लेते हैं। ठीक है, इनके परिचय देख लेते हैं। क्या क्या खास है इनके बारे में? तो पहली बातों तो ये ऐबक का गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। चलिए, कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? गुलाम था। दूसरी बात, इसलिए इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इनको एक और नाम से पुकारता है जिसको कहा जाता है गुलामों
का गुलाम। और गुलामों का गुलाम क्यों कहा गया है भाई? क्योंकि गुलामों का गुलाम इसलिए कहा कि इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और ऐबक खुद गौरी का गुलाम था। ठीक है, तो गुलामों का गुलाम इसलिए कहा गया है। चलिए, तीसरी बात है, ऐबक के समय पद। ठीक है, ऐबक के समय पद। ठीक है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम एवं दवान था, ये भी याद रखिए, दवान था। ठीक है, ऐबक के समय पद थे उनको। पहली बात है, उनको ग्वालियर का क्या बनाया गया है? ठीक है, 1200 में, ठीक है, 1206 के आसपास जब ऐबक बनते हैं तो इसी समय उसको ग्वालियर का गवर्नर बनाया गया था। ग्वालियर का गवर्नर नियुक्त किया गया था, ग्वालियर का गवर्नर बनाया गया था। उसके बाद बदायूं, बाद में बदायूं का गवर्नर नियुक्त किया गया है। ये है बाद में। ठीक है, बाद में क्या किया? सॉरी, एक ग्वालियर का सूबेदार था, सूबेदार। ठीक है, ग्वालियर का सूबेदार था और बाद में बदायूं का उनको गवर्नर बनाया गया था। ठीक है, ये ऐबक के समय की बात है। चलिए, इसको गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा गया। संस्थापक। और वास्तविक संस्थापक क्यों कहा गया भाई? क्योंकि अभी तक हम देखे थे जहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक जो शासन प्रशासन, अपनी सारी व्यवस्था, अपना सारा केंद्र लाहौर को मानते हैं और लाहौर पर ही जो है बोरिया बिस्तर पकड़ के वहीं पर बैठे रहे। ठीक है, लाहौर पर ही वे रहे, दिल्ली पर कभी आए नहीं। ठीक है, झांके भी नहीं दिल्ली पर शासन ही नहीं किए। ठीक है, तो इसी कारण से जो इल्तुतमिश है उसको गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि ये दिल्ली पर गुलाम वंश या दिल्ली का वास्तविक संस्थापक बोलना लाजमी है। ठीक है, गुलाम वंश का, या इसको या बोल सकते हैं गुलाम वंश या दिल्ली का वास्तविक संस्थापक, ये बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए, तो इनके बारे में परिचय हो गया है। ठीक है, अब इनके बारे में एक बात करें, कुछ इनके कारनामे कहने के बाद कुछ उपलब्धियां, इल्तुतमिश की कुछ उपलब्धियां या कुछ जो है निर्माण कार्य जो हम देखेंगे। इस समय इल्तुतमिश की थोड़ा चुनौती देख लेते हैं। इल्तुतमिश की चुनौतियां, ये चुनौतियों का कैसे सामना करते हैं और क्यों इसे बेटर शासक कहा गया है, क्यों इसे वास्तविक संस्थापक कहा गया है दिल्ली का। ठीक है, ये हम बात करेंगे। तो पहला पॉइंट अगर देखें क्यों कहा गया है, तो मंगोल आक्रमण है। ठीक है, मंगोल आक्रमण से क्या किया? दिल्ली को बचाया। दिल्ली को क्या किया? दिल्ली को बचाया भाई साहब। और ये क्यों बचाया, किस प्रकार से बचाया? देखिए, थोड़ा चलते हैं मैप में। देखिए, इस तरफ
ये पहले मैं ड्रॉ कर देता हूँ, थोड़ा क्लियर दिखे आपको। देखिए ये भारत है, फिर ये पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, ईरान का क्षेत्र है इस तरफ। तो इस तरफ तो मैं बता ही नहीं सकता क्योंकि इधर इस जगह ही नहीं है, ठीक है। तो देखिए इस तरफ कहीं पर जो है मंगोल आक्रमणकारी रहते हैं, यहीं से गजनी भी है, यहाँ पर मंगोल भी है। तो मंगोल आक्रमणकारी, मंगोलों का स्थान इस तरफ है। भारत के जो है उत्तरी पश्चिमी जो सीमा है वहाँ पर मंगोल आक्रमणकारी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। और मंगोल आक्रमणकारी बहुत ही ज़्यादा क्रूर थे, बहुत ही ज़्यादा जो आक्रमणकारी जो प्रवृत्ति के थे। और यहाँ का मंगोल का एक शासक जिसको आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, चंगेज़ खां, ठीक है, चंगेज़ खां, ठीक है। और चंगेज़ खां का नाम सुनते ही आपके, ठीक है, जो लोग जानते हैं उनके मन में ये ख्याल आता है कि अगर ये व्यक्ति अगर आए तो पूरा जो है एरिया को खात्म कर देगा। इतना बड़ा क्या था, क्रूर यहाँ का शासक था, ठीक है, मंगोलों का बहुत बड़ा क्रूर शासक था। कहा जाता है कि इनके डर से जलालुद्दीन मांग बरनी एक व्यक्ति है, ठीक है, इनके डर से, समझिएगा, जलालुद्दीन मांग बरनी, जब ये दिल्ली पर शासन किसका है, दिल्ली पर जो शासन है जिस समय दिल्ली पर शासन इल्तुतमिश का था, उस समय मंगोल आक्रमणकारी जो चंगेज़ खान है उनके डर से जलालुद्दीन मांग बरनी नामक एक जो शासक है, यहाँ के ख्वारिज्म का शासक है, ठीक है, किसका, ख्वारिज्म देश का शासक है और यहाँ का शासक है जलालुद्दीन मांग बरनी। कहा जाता है कि मंगोल के शासक चंगेज़ खान के डर से वो दिल्ली पर, ठीक है, अब भाई दिल्ली पर इल्तुतमिश है तो दिल्ली पर आएगा, तो दिल्ली के शासक इल्तुतमिश से उन्होंने मदद मांगी। किसने, मांग बरनी ने मदद मांगी कि जो है इल्तुतमिश भाई साहब आप बचा लीजिए मुझे, क्योंकि मंगोल आक्रमणकारी जो चंगेज़ खान है वो मुझे ख़त्म कर देगा, वो मुझे मार डालेगा, ठीक है। तो लेकिन इन्होंने दिमाग लगाया कि इल्तुतमिश ने ये कहा कि भाई साहब वो चंगेज़ खान है, वो छोटे मोटे व्यक्ति नहीं, छोटे मोटे शासक नहीं है, ठीक है, मैं आपका कुछ भी मदद नहीं कर सकता, आप जैसा है वैसा जो है आप यहाँ से लौट जाइए, आप चले जाइए। और ये मांग बरनी पुनः क्या करते हैं, वापस चले जाते हैं मांग बरनी, ठीक है, पुनः क्या करते हैं, यहाँ से खिसक जाते हैं, वापस चले। कहने का मतलब इल्तुतमिश ने इसकी कोई भी मदद नहीं की, ठीक है। अगर मान के चलिए बाय द वे ऐसा स्थिति आता है कि इल्तुतमिश पनाह दे देता, इल्तुतमिश इनकी मदद कर देता, इनकी रक्षा कर देता, इनको छुपा देता कहीं, इनको मांग बरनी को, और जब पता चलता मंगोल आक्रमणकारी चंगेज़ खान को, तो याद रखिए दिल्ली क्या पूरे भारत को ही खात्मा कर देता, ठीक है। उस समय भारत जो है छोटे छोटे जो है टुकड़ों में बट गए थे, अभी तो स्टार्ट हुआ था, दिल्ली सल्तनत पूरी तरह से संभला नहीं था। ऐबक तो लाहौर में बैठा था, ऐबक तो लाहौर में बैठ के अपने शासन प्रशासन देख रहे थे, ठीक है। तो दिल्ली पर अभी अभी बेचारा आया था, इल्तुतमिश अभी यहाँ पर कदम रखा था, और उसी समय ऐसी स्थिति आएगी, अगर मांग बरनी की सहायता करता, हेल्प करता, तो मंगोल पूरे दिल्ली को आग लगाता, पूरे दिल्ली को ख़त्म कर देता, साथ ही साथ पूरे जो है लगभग कई भारत के कई स्थानों पर ये पूरी तरह से क्रूर शासक जो है वो हत्या कर देता सभी लोगों का, या फिर बर्बाद कर देता। इसी कारण से कहा जाता है कि इल्तुतमिश की चुनौतियाँ ये थी
और उनका बखूबी इन्होंने सामना किया, मंगोल आक्रमणकारी से दिल्ली से इन्होंने, ठीक है, बचाया था। ठीक है, बातें क्लियर हैं। चलिए दूसरी तरफ चलते हैं। तराइन का तृतीय युद्ध। द्वितीय युद्ध तो सुने होंगे, ठीक है। अब ये तराइन का तृतीय युद्ध, ठीक है। और तराइन का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? एक तो इल्तुतमिश के बीच हुआ था, और दूसरा जो है यल्दौज के बीच हुआ था, ठीक है, यल्दौज। देखिए चुनौतियों का सामना, देखिए ये जो है, ये भी क्या थे, यल्दौज उस समय जो है किसके गुलाम थे? गौरी के गुलाम थे। लेकिन इनको जब दिल्ली मिल गए, इल्तुतमिश को जब दिल्ली मिल गए, तो यल्दौज क्या चाहते हैं कि ये, ठीक है, इनको भाई साहब को बड़ा गद्दी मिल गया, दिल्ली मिल गया, तो इन्होंने भी क्या किया, ठीक है, इन्होंने भी क्या किया, इल्तुतमिश को पराजित करने की सोची, रणनीति बनाने की सोची, और इन्हीं कारण तराइन का तृतीय युद्ध हुआ। यहाँ पर इल्तुतमिश विजय हुए, ठीक है, इल्तुतमिश यहाँ पर विजय हुए। तो यहाँ पर अपनी प्रतिद्वंदियों को भी क्या किया? पराजित किया। प्रतिद्वंदियों को भी क्या किया? पराजित किया, ठीक है। तो इस प्रकार यल्दौज को उन्होंने पराजित किया, ठीक है। चलिए कुबाचा को हराया। थर्ड नंबर की बात करें तो कुबाचा ये भी प्रतिद्वंदी है। कुबाचा को क्या क्या हराया, ठीक है। कुबाचा भी एक गुलाम था, यल्दौज भी एक गुलाम था। गौरी के समय दोनों, और साथ ही साथ ऐबक, ये तीनों गुलाम थे जो अलग अलग स्थान को उनको बांट दिए गए थे, ठीक है। कुबाचा को भी हराया। कहा जाता है कुबाचा को हराया और ये बेशर्मी से हार गए भाई साहब, ठीक है। और हारने के बाद ये शर्म महसूस किया, और कहा जाता है कि इनके बाद इन्होंने, ठीक है, सिंधु नदी पर कूदकर क्या कर दिए? दे दिए, ठीक है। चलिए 1217 में इल्तुतमिश ने अपने प्रतिद्वंदी कुबाचा को भी पराजित किया, पराजित किया। बाद में अपमान के कारण कहा जाता है, अपमान के कारण कुबाचा सिंधु नदी पर कूदकर जान दे दिया। सिंधु नदी पर कूदकर क्या दिया भाई? जान दे दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये वास्तविक संस्थापक हैं, ठीक है, क्योंकि चुनौतियों का बखूबी सामना किया, मंगोल आक्रमणकारी से दिल्ली को बचाया था। तराइन के तृतीय युद्ध में इल्तुतमिश ने यल्दौज को हराया था। कुबाचा को पराजित करके, हराया करके, अपनी प्रतिद्वंदी को हराकर इन्होंने जो है दिल्ली पर जो है पूरा साफ कर दिया, सफूला साफ कर दिया, क्योंकि ये प्रतिद्वंदी थे, ठीक है। चलिए ये ठीक है, आगे चलें तो इनके बारे में ये बातें हैं। इनकी कार्य उपलब्धि के बारे में हम बात करेंगे। इल्तुतमिश के कार्य या उपलब्धियां या निर्माण कार्य। चलिए कार्य उपलब्धि निर्माण कार्य, तो सबसे पहले है दल चालीसा, ठीक है, दल चालीसा।
दल चालीसा या जिसे कहा जाता है तुर्कान ए चहलगानी। ठीक है, तुर्कान ए चहलगानी। और ये दल चालीसा या तुर्कान ए चहलगानी क्या है भाई साहब? ये दल चालीसा क्या है कि ये दल चालीसा, दल मतलब ग्रुप, ठीक है, चालीसा मतलब 40 ऐसे ग्रुप, 40 ऐसे जो है व्यक्तियों का, बड़े व्यक्तियों का, अमीरों का, पूंजीपतियों का संगठन था। ठीक है, जो इन शासन प्रशासन में इनको क्या किया गया है? शामिल किया गया था। ठीक है, दल चालीसा। ठीक है, 40 वफादार बोल सकते हैं, पूंजीपति वफादार गुलामों का संगठन। 40 वफादार गुलामों का संगठन था। क्या था भाई साहब? संगठन था। ये गुलाम अमीर और पूंजीपति वर्ग के थे। ये गुलाम अमीर पूंजीपति वर्ग थे। ठीक है, वर्ग के थे, ये भी याद रखिए। ठीक है, तो 40 गुलामों का, 40 वफादार गुलामों का संगठन है दल चालीसा। ठीक है, और ये क्यों कराया? ठीक है, कारण क्या था कि दिल्ली पर, अब जो है दिल्ली पर रक्षा करने के लिए दिल्ली एवं इल्तुतमिश के रक्षा है, तो इल्तुतमिश के रक्षा हेतु ठीक है, क्या किया था? 40 गुलामों का वफादार का संगठन, जिसको दल चालीसा का या तुर्कान ए चहलगानी का क्या किया गया? गठन किया गया। ठीक है, क्लियर है बातें? क्लियर है ना भाई कि दल चालीसा या तुर्कान ए चहलगानी का गठन किसने किया था? तो वो भाई साहब ने किया था। किसने? वो इल्तुतमिश ने, जो कि 40 वफादार गुलामों का संगठन था, पूंजीपति वर्ग या अमीर वर्ग का संगठन था, चूँकि ये दिल्ली और इल्तुतमिश के रक्षा करने के कारण ये बनाया गया था। और अब जानते हैं इसी दल चालीसा को आगे जब बात करेंगे बलवन के समय। ठीक है, इसी दल चालीसा को समाप्त कर दिया गया था बलवन के समय, क्योंकि कहा गया था कि उस समय ये दल चालीसा में भ्रष्टाचार फैल गई थी। ठीक है, भ्रष्टाचार फैल गई थी अपने ही, ठीक है, या दिल्ली के रक्षा करने या उस राज्य के रक्षा करने के साथ साथ ये, ठीक है, यहाँ के अंदर जो है भ्रष्टाचार फैल गई थी, जिसके कारण से बलवन ने इसको खत्म कर दिया। ठीक है, ये आप जानते हैं। आगे चलकर बलवन ने इस दल चालीसा को समाप्त किया था, समाप्त कर दिया था। ठीक है, चलिए, क्योंकि यहाँ पर इसी दल चालीसा में क्योंकि इनमें क्या हो गया था? इनमें भ्रष्टाचार पनप गए थे, पैदा हो गया था, भ्रष्टाचार हो गए थे, पैदा हो गया था। ठीक है, चलिए समझ गए। चलिए, दल चालीसा की बात हो गए, पहले कार्य या निर्माण या गठन जो भी है। दूसरी बातें हम करेंगे, दूसरा आर्थिक दृष्टि से कार्य। ठीक है, आर्थिक दृष्टि से कार्य क्या कार्य करें?
आर्थिक कार्य, और आर्थिक कार्य क्या क्या है वो हम देखें। तो आर्थिक कार्य में इन्होंने भाई साहब ने अब इस दिल्ली का अर्थव्यवस्था, इस राज्य का अर्थव्यवस्था क्या करने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए, ऊपर ले जाने के लिए नए मुद्रों का भी स्थापना किया था। ठीक है, निर्माण किया था, मुद्रों का निर्माण, मुद्राओं का निर्माण, मुद्राओं का निर्माण देखने को मिला था। और मुद्राओं के निर्माण में एक तरफ आपको, ठीक है, चांदी की मुद्रा, चांदी की मुद्रा और तांबे की मुद्रा, ठीक है, तांबे की मुद्रा, चांदी की मुद्रा और तांबे की मुद्रा यहाँ पर इन्होंने विकसित किया, निर्माण किया, ढाला। ठीक है, और चांदी की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है, टंका के नाम से जाना जाता था, और तांबे की मुद्रा को जीतल के नाम से जाना जाता है। ये भी आप क्या रखिए, याद रखिए। ठीक है, आर्थिक कार्य में इन्होंने क्या किया, निर्माण देखने को मिला। पहली बातें। दूसरी बातें इक्तेदारी की, इक्ता का जो है, ठीक है, इक्तेदारी का, इक्ता का इन्होंने क्या किया, विभाजन किया, राज्य का विभाजन इक्ता से, राज्य का विभाजन इक्ता से। ठीक है, कहने का मतलब इक्ता का इन्होंने निर्माण किया, इक्ता का विभाजन। और देखिए इक्ता क्या है, इक्ता ये कि भूमि जो है वेतन के बदले, देखिए वेतन के बदले पैसा दी जाती थी। ठीक है, तो वेतन के बदले अब क्या करें, भूमि जो है वेतन के बदले दी जाएगी। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इक्ता। ठीक है, समझ रहे ना, भूमि जो है, भूमि जो है वेतन के बदले, वेतन के बदले दान में दी जाए, जो क्या हो, सेवा में कार्यरत हो, सेवा में क्या हो, कार्यरत हो। कहने का मतलब जो सेवा कर रहे हैं, जो दिल्ली जो है सल्तनत का, जो गुलाम वंश का सेवा कर रहे हैं, उनको वेतन के बदले हम भूमि दान में देंगे। ठीक है, तो भूमि जो है वेतन के बदले दान में दी जाने वो चीज़ों को हम क्या कहते हैं, इक्ता कहा गया है। और इसके लिए एक व्यक्ति नियुक्त की गई जिसको हम कहते हैं इक्तेदारी। क्या कहते हैं, इक्तेदारी। देखिए इक्ता का मतलब क्या है, एक तरह से इक्ता का मतलब है वो भूमि, ठीक है, भूमि का जनक या भूमि का मालिक, भूमि का मालिक या भूमि का जनक या भूमि का क्या है, मालिक को एक तरह से, क्योंकि भाई इक्ता का मतलब दान में दे, सेवा के बदले गुलाम वंश में जो व्यक्ति सेवा कर रहा है तो वेतन के बदले उनको भूमि में दे दिए, दान में। तो जो इक्ता है इसका मतलब कि भूमि का जनक या भूमि के मालिक को हम क्या कहते हैं, इक्ता कहते हैं। और यहीं पर एक और नाम है इक्तेदारी, इक्तेदारी। और इक्तेदारी का मतलब है कि भूमि का अधिकार, जो अधिकारी है, भूमि का अधिकारी को हम क्या कहते हैं, इक्तेदारी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आर्थिक कार्य के अंतर्गत इन्होंने भूमि वेतन के बदले दान में दीजिए, जो सेवा कार्य कर रहे हैं उनको वेतन के बदले भूमि दान में दी गई, और उसको इक्ता को भूमि का जनक कहा जाता, और इक्तेदारी को भूमि का अधिकारी कहा गया। मुद्राओं का निर्माण, चांदी की मुद्रा को टंका और तांबे की मुद्रा को जीतल के नाम से जाना गया। ठीक है, चलिए तीसरी बात है, तीसरी बात इन्होंने निर्माण कार्य आपको देखने को मिला, निर्माण कार्य। ठीक है, निर्माण कार्य। और निर्माण कार्य किसका किया था भाई, इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया था, ये भी याद रखिए। हालांकि मैंने इसको बताया था, कुतुब मीनार का निर्माण
पूरा कराया था, पूरा कराया था। तो आप जानते हैं इसके बारे में, कुतुब मीनार के बारे में, ठीक है। हमने कहा था कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक के समय जो है बनाए गए थे, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ था। तो कुतुबुद्दीन जो है ऐबक के समय ये पूरा नहीं हुआ था। तो इल्तुतमिश ने क्या किया था, कुतुब मीनार को पूरा करवाया था, पूरा फिनिश कराया था, बनवाया था। फिर बाद में तुगलक वंश के जो शासक आते हैं, फिरोज शाह तुगलक, वो भी अपने जो है हाथ डालते हैं किसमें, कुतुब मीनार के जो है कार्य में। और कुछ जो तल्ले बचे रहते हैं, कुछ जो है रिनोवेशन बचा रहता है, कुछ मरम्मत बचे रहते हैं, उसको भाई साहब वो पूरा कराते हैं। तो कुतुब मीनार के जो है कार्य में, निर्माण कार्य या अन्य कार्य में, ठीक है, 3 व्यक्ति का नाम है। एक है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा इल्तुतमिश और तीसरा फिरोज शाह तुगलक, जो कि तुगलक वंश का शासक है। और ये दोनों जो गुलाम वंश के शासक हैं। चलिए ठीक है, ये चीजें हैं। चौथी बातें, इसके समय कहा जाता है, ठीक है, बंगाल और बिहार अभियान हुए थे, ठीक है, बंगाल और बिहार अभियान, बंगाल एवं बिहार अभियान किया था। बंगाल एवं क्या है, अब बिहार अभियान। और इस समय बंगाल और बिहार अभियान के अंतर्गत इन्होंने इस बंगाल और बिहार को पराजित किया था। और बाद में, ठीक है, यहाँ के शासक है अली मर्दान, इन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर ली थी, अपनी स्वतंत्रता घोषित की थी, घोषित की थी, ठीक है। इसी समय भूताला का भी युद्ध हुआ था। इसी के समय एक क्या युद्ध हुआ था, भूताला का युद्ध। अरे यार, भूताला का युद्ध 1227 में यह हुआ था, भूताला का युद्ध। और इस भूताला के युद्ध में एक तरफ तो जाहिर सी बात है इल्तुतमिश है, जो कि दिल्ली का है, गुलाम वंश का है, ठीक है, गुलाम वंश का है, दिल्ली का है। और एक तरफ जो है वो है मेवाड़ शासक जय सिंह, ठीक है, जय सिंह, जो कि क्या है, मेवाड़ शासक, मेवाड़ राजस्थान के शासक, मेवाड़ शासक जो है। भूताला का युद्ध हुआ था और कहा जाता है कि इस युद्ध में इस जय सिंह को विजय मिली थी, विजय प्राप्त हुआ था, विजय मिली थी, ठीक है। इसका मतलब इल्तुतमिश यहाँ पर पराजय हो गए। तो ये यहाँ पर एक युद्ध का जो है बात आती है भूताला के। इस युद्ध में इल्तुतमिश जो है क्या हो गया था, इल्तुतमिश यहाँ पर पराजित हो गया था, ठीक है। जय सिंह जो मेवाड़ राजस्थान के शासक है वो विजय प्राप्त कर लिए थे, ठीक है। चलिए ये हो गए। तो इसके इल्तुतमिश के कार्य उपलब्धि की बात करें तो दल चालीसा ने भाई साहब फर्स्ट है। दूसरा है आर्थिक कार्य, इन्होंने आर्थिक कार्य क्या क्या आर्थिक कार्य कराए, ये भी सेकंड। थर्ड में निर्माण कार्य क्या किया, कुतुब मीनार का पूरा निर्माण कराया था। बंगाल बिहार के अभियान में इन्होंने जो है हराया थे वहाँ बंगाल बिहार के शासकों को, और अली मर्दान ने इनको जो है अलग से स्वतंत्र घोषित किया था। भूताला का युद्ध जो 1227 में होता है इल्तुतमिश और जय सिंह के बीच, जो मेवाड़ के शासक हैं जय सिंह, और जय सिंह ने क्या किया था, इल्तुतमिश को पराजित किया था। तो ये 4-5 पॉइंट हैं जो, ठीक है, इल्तुतमिश से संबंधित बातें हैं। कुछ बातें करेंगे इल्तुतमिश की संबंधित बातें। इल्तुतमिश से संबंधित अन्य बातें, ठीक है, से संबंधित
संबंधित अन्य बातें या अन्य तथ्य। ठीक है, इल्तुतमिश से संबंधित अन्य बातें या अन्य तथ्य, जिसमें से अगर हम पहले नंबर की बात करें तो एक राइटर है, एक इतिहासकार है, ठीक है, मिन्हाज उस सिराज। ठीक है, एक राइटर है, एक इतिहासकार है, क्या है, मिन्हाज उस सिराज। मिन्हाज उल सिराज। ठीक है, ये क्या है, एक इतिहासकार है, एक दरबारी जो है दरबार में रहते थे। और इन्होंने एक रचना लिखी थी, जिस रचना का नाम है तबकाते ए नासरी। ठीक है, तबकाते ए नासरी, ये इसकी रचना है। ठीक है, तो तबकाते ए नासरीन की रचिता मिन्हाज उस सिराज। ठीक है, तबकाते ए नासरीन के रचिता मिन्हाज उस सिराज इल्तुतमिश के दरबार में प्रेजेंट थे, दरबार में उपस्थित थे। ठीक है, तो ये क्या थे, याद रखिए, इल्तुतमिश के दरबार में थे, इल्तुतमिश के क्या थे, दरबार में थे, आए थे बोल सकते थे या आए थे। ठीक है, इनको संरक्षण प्रदान हुआ था, कहने का मतलब है संरक्षण मिला था। ठीक है, संरक्षण प्रदान था, किए थे। ठीक है, उस समय भाई साहब नहीं होता था, जानते हैं आप, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंटरटेनमेंट के साधन नहीं थे, तो क्या करते हैं, तो गाने वाने सुन ले, कविता विता सुन ले, शायरी वारी सुन ले, इतिहास वितिहास जो है लिख लें, तो अपने इंटरटेनमेंट के लिए बोल सकते हैं, अपने जो है स्वयं की प्रशंसा करने के लिए कोई इतिहासकार बैठा देते हैं, कविता जो है कवि जो है कविता के रूप में अपनी उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, इतिहासकार रचनाकार उनकी रचनाओं के माध्यम में उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, राज्य की प्रशंसा कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इंटरटेनमेंट भी हो जा रहा है, उनकी बातें भी लिखी जा रही है, तो इस प्रकार से उस समय देखने को मिलता था। तो तबकाते नासरीन के रचिता मिन्हाज उस सिराज, ठीक है, उस समय इल्तुतमिश के दरबार में आए थे, उनको संरक्षण प्राप्त किया हुआ था। ठीक है, तो चलिए, ये पहली बातें हैं। दूसरी बातें भाई साहब, दूसरी बातें ये है कि इन्होंने 1229 में, कहा जाता है कि 1229 में बगदाद के खलीफा से क्या किया था, सुल्तान की उपाधि धारण की थी। ठीक है, बगदाद के खलीफा से क्या किया था, सुल्तान की उपाधि धारण की थी, सुल्तान की उपाधि प्रदान। ठीक है, बगदाद की खलीफा ने सुल्तान की उपाधि प्रदान की। ठीक है, एक सर्टिफिकेट भी देता था भाई साहब को। ठीक है, और इसको किस नाम से ये उपाधि प्रदान की और ये किस नाम से जाना गया है, सुल्तान ए आजम के नाम से जाना गया भाई साहब। किस नाम से, सुल्तान ए आजम। किस नाम से जाना गया है, सुल्तान ए आजम के नाम से इनको एक उपाधि दी गई। कौन, बगदाद के खलीफा ने इनको उपाधि दी गई
सुल्तान की उपाधि दी गई और उसका नाम रखा क्या है, सुल्तान ए आजम, जो 1229 में देखने को मिला था। ठीक है, चलिए तीसरी बातें मैं यहीं कर लेता हूँ, नहीं आगे करता हूँ। चलिए तीसरी बातें, उसी समय 1231 में इल्तुतमिश ने रणथंभौर पर विजय प्राप्त किया था। राजस्थान के रणथंभौर पर क्या किया था भाई साहब, विजय प्राप्त किया था, विजय प्राप्त हुए थे, इनको विजय प्राप्त किया था। ये बातें हैं। तीसरी बातें, चौथी बातें, इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 को इल्तुतमिश की मृत्यु हुई। मिस की मृत्यु हुई और इनका जो है मकबरा, इनका जो मकबरा है, इसका जो मकबरा है वो भाई साहब कहाँ पर है, दिल्ली पर है, महरौली पर है, महरौली दिल्ली, ऐसा लिखना ठीक होगा, महरौली दिल्ली, महरौली कहाँ पर, दिल्ली पर। चलिए, तो इस प्रकार से इनकी अन्य बातें भी समाप्त हो गई। तो इल्तुतमिश से संबंधित मैंने कहा अन्य बातें हैं, मिनाज सिराज, ठीक है, जो तबकाते नासरी के लेखक हैं, इनके दरबार में आए थे, इनको संरक्षण प्राप्त था, पहली बातें। दूसरी बात है 1229 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि इन्होंने जो है धारण की, मतलब जो खलीफा इनको सुल्तान की उपाधि दी और इनको सुल्तान ए आजम कहा गया। तो याद रखिए ये पहला वक्त था, ठीक है, ये पहला वक्त था दिल्ली सल्तनत में या गुलाम वंश में पहला वक्त था जिन्होंने सुल्तान की उपाधि या सुल्तान की पदवी धारण की है। इसके पहले किसी भी ने नहीं किया था, भले इसके पहले कोई नहीं, दो ही आए थे, आराम से आए थे, और उसके पहले जो है कुतुबुद्दीन ऐबक आए थे। और मैंने कहा था कि ऐबक कभी भी अपने सिक्के नहीं चलवाए, कभी भी उन्होंने खुतबा नहीं पढ़वाया, और मैंने बताया था खुतबा का मतलब क्या होता है, ठीक है, कि वो शुक्रवार के रात्रि के समय जो है शासक है सुल्तान के, उनके प्रशंसा पर नज़दीक की मस्जिद में जो पढ़ने वाली जो ग्रंथ है, ठीक है, उनकी प्रशंसा पर, सुल्तान के प्रशंसा पर ग्रंथ पढ़े जाते हैं नज़दीक के मस्जिद में, उनको हम क्या कहते हैं, खुतबा पढ़वाना, खुद का खुतबा पढ़ाना। तो ना ही वो खुतबा पढ़वाए, ना ही उन्होंने कोई सोने चांदी या तांबे के सिक्के चलाए, और न ही वो कभी सुल्तान का पद धारण किए, बल्कि वो सिपे सलार और जो है नायाब का पद, जिसको मलिक का पद या नायब का कहा जाता है, नायब का पद या मलिक का पद या सिपे सलार का पद इन्होंने धारण किए, ठीक है, कभी भी सुल्तान का पद भी सुल्तान का पद धारण नहीं किए। तो पहला वक्त था दिल्ली सल्तनत में, पहला वक्त था गुलाम वंश में जिन्होंने सुल्तान का पद धारण किया था, वो था इल्तुतमिश, जिसको सुल्तान ए आजम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 1231 में इल्तुतमिश से रणथंभौर पर विजय प्राप्त किया था और 1236 पर ही इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनका जो मकबरा है, ठीक है, इनका जो मकबरा है वो कहाँ पर है, दिल्ली, महरौली दिल्ली पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी हम बात करेंगे, लेकिन जो है 5 मिनट का जो है 2 मिनट का ब्रेक मैं चाहता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तब तक आप इस चीज़ को थोड़ा पढ़ लीजिए, देख लीजिए, जैसा है आगे आएंगे तो बातें करेंगे। 2 मिनट रेस्ट करिए, ब्रेक लीजिए।
चलिए सॉरी, आगे बढ़ते हैं। तो हो गया था इल्तुतमिश से संबंधित बातें, कुछ तथ्य हैं। अब आगे देखेंगे, इनकी मृत्यु हो गई भाई साहब। अब देखिए, इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई तो जाहिर सी बात है इनके बाद कोई ना कोई तो शासक होगा जो दिल्ली पर शासन करेगा, जो गुलाम वंश का शासक बनेगा, कोई ना कोई तो होगा भाई। तो देखिए, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद कहा जाता है कि इल्तुतमिश की समय मृत्यु के पहले ही इनकी जो पुत्री है रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश ने कहा था कि बेटी रजिया सुल्तान, ठीक है, मेरे बेटे तो नालायक हैं, तू ही क्या करना, इस दिल्ली की राजगद्दी पर बैठना, दिल्ली की राजगद्दी को संभाला, गुलाम वंश का नेक्स्ट शासिका तुम ही बनना, ठीक है। पहले से तय कर दिया था, पहले से इल्तुतमिश ने, कहा जाता है कि पहले से इल्तुतमिश से कह दिया था। लेकिन जब बात आती है, देखिए पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं इल्तुतमिश के, ठीक है, उत्तराधिकारी की बात करते हैं, ठीक है, तो आपको पूरी तरह से समझ आएगा। इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी, ठीक है, उत्तराधिकारी इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी के रूप में दो नाम आप देखने को मिलेगा। एक नाम ठीक है इनके पुत्र का, ठीक है, और दूसरा नाम इनकी पुत्री का। इल्तुतमिश का एक पुत्र था और एक पुत्री, ठीक है। पुत्र का नाम आप जानते हैं, जैसे कि मैंने लिस्ट में दिया है, ये है रुकनुद्दीन। रुकनुद्दीन फिरोज शाह, ठीक है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, ठीक है। और इनकी माता का नाम शाह तुर्कान, ठीक है, समझिएगा पहले, इनकी माता का नाम क्या था भाई साहब, शाह तुर्कान। वहीं पर पुत्री का नाम आप जानते हैं रजिया सुल्तान, ठीक है, रजिया सुल्तान। समझिएगा पहले, ठीक है। उत्तराधिकारी, इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी के रूप में पहले से मैंने कहा था कि रजिया सुल्तान का नाम पहले से तय था, कि इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल के समय ही रजिया सुल्तान का नाम तय कर दिया था, ठीक है। चूंकि कुछ शासक, यहाँ के कुछ पूंजीपति वर्ग, कुछ शासक नहीं चाहते थे कि रजिया सुल्तान, क्योंकि ठीक है, रजिया सुल्तान क्योंकि एक महिला है और रजिया सुल्तान महिला है तो ये शासिका नहीं बनेगी, तो इसीलिए कहा जाता है कि इनकी माता शाह तुर्कान, ठीक है, शाह तुर्कान जो है इनकी माता है, ठीक है, और रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो इनके पुत्र है। तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह को दिल्ली का सुल्तान या दिल्ली का या फिर गुलाम वंश का सुल्तान क्या किया गया था, नियुक्त कर दिया था, ठीक है। गुलाम वंश का शासक नियुक्त किया, किनको भाई, रुकनुद्दीन फिरोज शाह को। याद रखिए, ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह अयोग्य एवं असक्षम शासक है। अयोग्य एवं असक्षम जो शासक के रूप में गिना जाता है, जैसे हमने आराम शाह को बोला था ना, ठीक है, वैसे ही अयोग्य एवं असक्षम जो शासक है, पूरी तरह से सक्षम नहीं है इस राज्य को चलाने में। साथ ही साथ बीच में जो रोड़ा डालते हैं, ठीक है, बीच में माँ का नाम इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो है इनकी माता शाह तुर्कान, ठीक है, शाह तुर्कान के बारे में अगर बात करें, माता शाह तुर्कान,
शाह तुर्कान, ये क्या थे, एक प्रकार की क्रूर थी, ठीक है, क्रूर, ठीक है, एक प्रकार के क्या थे, क्रूर महिला थे, ठीक है, क्रूर महिला थे, और वो उनकी माता है, जाहिर सी बात है। तो कहा जाता है कि शाह तुर्कान की क्रूरता, ठीक है, शाह तुर्कान की जो क्रूरता है वो पूरी तरह से दिखाई दे रहा था दिल्ली वासियों पर, अपनी क्रूरता साबित कर रहे थे, और इनके तहत, क्रूरता के तहत उन्होंने क्या किया था कि दिल्ली वासियों पर टैक्स बढ़ा दिए। भाई साहब, दिल्ली वासियों पर क्या किया, वासियों को, ठीक है, वासियों पर टैक्स बढ़ा दिया, टैक्स बढ़ाया, ठीक है, कि भाई साहब अब दिल्ली वासी जो है इल्तुतमिश के समय जो भी था वो आप करते रहिए, लेकिन मेरे समय टैक्स आपको इतना देना पड़ेगा, मतलब पड़ेगा, ठीक है, आपका फसल हो ना हो, आप कहीं से भी कमा के लाए ना लाए, जो भी है, ठीक है, ये आपको देना ही पड़ेगा। चलिए, तो ये खफा हो गए, दिल्ली वासी खफा हो गए। पहले तो वो रजिया सुल्तान पर खफा थे, क्योंकि ये पहले से क्या था, तय था, ठीक है, इल्तुतमिश द्वारा घोषित, पहले से द्वारा इनको क्या किया गया था, घोषित किया गया था। लेकिन इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद वो वहाँ के वासी कभी भी रजिया सुल्तान को शासिका नहीं माने, वो चाहते नहीं थी कि कोई महिला यहाँ की शासिका बने, ठीक है, कोई महिला यहाँ की जो है शासिका बने। लेकिन जब ये बात आती है कि दिल्ली वासी भी इनसे नाराज है, शाह तुर्कान से नाराज है, फिर रुकुनुद्दीन फिरोज शाह भी अयोग्य शासक है, असक्षम है, सक्षम नहीं है जो इस गुलाम वंश को अच्छी तरीके से संभाल सके, इसलिए कहा जाता है कि रजिया सुल्तान जनता के सामने आती है, ठीक है, जनता के सामने आती है रजिया सुल्तान, और उन्होंने आग्रह किया, अगर आप ऐसा चाहते हैं, अगर आप लोग दिल्ली वासी, अगर आप ऐसा चाहते हैं कि मैं शासिका बनूं, ठीक है, और मेरे पिताजी ने मुझे ये नौमित किया है, ये घोषित किया है, ये जो है मुझे, ठीक है, मेरे पिताजी ने पहले स्वयं ही बताया है कि इनके बाद मैं ही बनूंगी, तो अगर मैं सक्षम हूँ, मैं योग्य शासिका बन सकता हूँ, तो वो क्यों दिल्ली की गद्दी पर बैठे हुआ, अगर आप लोग चाहते हैं, आप जनता चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर शासिका बन सकती हूँ, ठीक है। तो उन्होंने कहा, उन्होंने जनता के सामने लाल वस्त्र, ठीक है, लाल कपड़े पहनकर, धारण कर, ठीक है, लाल कपड़े धारण कर, जनता के सामने लाल कपड़े धारण करके, ठीक है, रूबरू हुई, ठीक है, जनता को उन्होंने संबोधित किया, क्या है, संबोधित किया। और मैंने कहा, देखिए, ये जो है लाल कपड़े धारण कहने का मतलब ये कि लाल कपड़े जो है, रेड कलर के जो कपड़े हैं, लाल कपड़े हैं, ठीक है, वो जो है क्रांति का क्या था, प्रतीक है, ठीक है, ये जो लाल कपड़े क्या है भाई साहब, ये क्या है, क्रांति का प्रतीक है। कहने का मतलब क्रांति का समय आ गया है, परिवर्तन का समय आ गया है, अब ये परिवर्तन चाहते हैं, ठीक है। लाल कपड़े या लाल वस्त्र जो है क्रांति का प्रतीक था, इसलिए रजिया सुल्तान इनके सामने, जनता के सामने रूबरू हुई, संबोधित किए कि अगर आप चाहते हैं मुझे जो है आप सपोर्ट करेंगे, ठीक है, तो मैं, जाहिर सी बात है, हम क्या बन सकते हैं, मैं जो रजिया सुल्तान, यहाँ की बेस्ट शासिका, यहाँ की योग्य शासिका, यहाँ की सक्षम शासिका बन के दिखाऊंगे, ठीक है। और इस प्रकार से रजिया सुल्तान 1236 में क्या बन जाती है, 1236 में जनता के द्वारा, ठीक है, दिल्ली की जनताओं ने स्वीकार कर लिया कि भाई साहब अब तो रुकुनुद्दीन और शाह तुर्कान की बातें हम नहीं करेंगे। अब 1236 में, ठीक है, इनको बना दिया गया, दिल्ली की जनताओं ने इनको सुल्तान जो है शासिका घोषित कर दिए। 1236 में राज्याभिषेक किया, क्या किया, राज्याभिषेक किया, और राज्याभिषेक करते ही ये रजिया सुल्तान दिल्ली की प्रथम महिला शासिका बनी। आगे देखेंगे, दिल्ली में जो प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान का जो ये इतने दिनों से ये चल रहा था ना, ठीक है, जो मुसीबतें लगातार आ रही थी, ठीक है, मुसीबतें ये झेल रहे थे,
ठीक है, मुसीबती का सामना ये लगातार कर रहे थे, लेकिन याद रखिए इनका मुसीबत जो है कभी भी पीछा न छोड़ा, कभी भी इनकी जो मुसीबतें पीछा नहीं छोड़ी। आगे भी हम देखेंगे लगातार जब तक ये शासिका बनी रही तब तक कोई ना कोई मुसीबत खड़ी रही। इनकी वेशभूषाओं को लेकर जब ये राजाभिषेक होता है, उनके बाद जब दरबार में पधारते हैं, दरबार में आते हैं, तो वो पुरुषों की तरह वेशभूषा में टोपी, ठीक है, टोपी कुर्ता पहनी हुई दिखाई देते हैं। महिलाओं की तरह जो मुस्लिम महिलाएं हैं, जो मुस्लिम महिलाएं उस समय बुरखे में दिखती है, मुस्लिम महिला की तरफ ये नहीं आती थी, ये टोपी बुरखे में आती थी। वो जो मुसलमानों को बहुत चुभता है, मुसलमान मर्दों को, मुसलमान जो है पुरुषों को बहुत चुभता था। वहाँ के जो पूंजीपति है, वहाँ के जो बड़े वर्ग के लोग हैं, उनको बहुत चुभता था ये बातें। बाद में कहीं ना कहीं ये बाद में चलो वो भी ठीक था, लेकिन बाद में फिर से मुसीबत बढ़ने लगी। कई वहाँ के इक्तेदारी, जिनके पिताश्री ने, इल्तुतमिश ने इक्तेदारी व्यवस्था की थी, ठीक है, और इक्तेदार जो है बनाया गया था, और इक्तेदारों ने भी क्या किया था, रज़िया सुल्तान पर जो है धावा बोल दिया था, ठीक है। कहने का मतलब उनका विरोध करना स्टार्ट कर दिया कि तुम किस प्रकार से कपड़े पहनते हो, पुरुषों की भांति कपड़े पहनते हो, ठीक है, तुम तो एक महिला हो, महिला शासिका हो, और महिला का जो वस्त्र होता है, महिला का जो लाज लज्जा होता है, महिला की जो शर्म हया होते हैं, उनको आप काबू में रखिए। आप जो है कैसे कपड़े पहनते हैं, आप जो है बुरखे में आइए, ठीक है। लेकिन रज़िया सुल्तान तो रज़िया सुल्तान है, एक याद रखिए रज़िया सुल्तान एक महान बोल सकते हैं। उस समय अगर रज़िया सुल्तान एक महिला नहीं होती, कहा जाता है, एक किसी इतिहासकार ने कहा है, मैं बताऊंगा कि रज़िया सुल्तान अगर महिला नहीं होती तो बहुत बड़ी शासिका होती, ठीक है। तो रज़िया सुल्तान का पतन होना भी एक महिला होना है, ठीक है। बाद में ये किसी के प्रेम प्रसंग में पड़ते हैं, याकूब के प्रेम प्रसंग में पड़ते हैं, और बाद में रज़िया सुल्तान और इसकी बाद में मृत्यु भी हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा जो है एक बोल सकते हैं, ठीक है, टर्निंग पॉइंट था इस समय, कि हो सकता है कि रज़िया सुल्तान एक बहुत बेस्ट, बहुत योग्य महिला शासिका बनती यहाँ पर इस दिल्ली से। लेकिन क्या है कि जो यहाँ की जो जनता है वो यहाँ पर उनको स्वीकार नहीं किए, यहाँ के लोग हैं, यहाँ के बड़े लोग, पूंजीपति लोग स्वीकार नहीं किए। चलिए ठीक है, आगे पढ़ें। चलिए आगे बढ़ें, आगे की कहानी हम बात करते हैं रज़िया सुल्तान, ठीक है, रज़िया सुल्तान की हम बातें करेंगे, आगे की बातें, ठीक है। 1236, ठीक है, 1236 से 1240 ईस्वी, ठीक है, 1236 से 1240, सिर्फ और सिर्फ 4 साल ही भाई साहब देख सकते हैं, 4 साल ये जो है शासन की गद्दी पर रहे। दिल्ली की जो है गद्दी पर मुगल वंश की खाली मुगल आसमान आ जाता है यार, गुलाम वंश की गद्दी पर ये बैठे रहे, ठीक है। चलिए हम बातें करेंगे राज्याभिषेक कब हुआ था भाई। राज्याभिषेक 1236 में इन्होंने राज्याभिषेक किया था, और दिल्ली की इनको प्रथम महिला शासिका बोली जाती है। गुलाम वंश का प्रथम और अंतिम भी बोल सकते हैं, ठीक है, प्रथम महिला शासिका इनको कहा गया है। जाहिर सी बात है, प्रथम महिला शासिका, ठीक है। दरबार में, ठीक है, एंट्री
इनकी दरबार में एंट्री कैसे होती थी? ये टोपी एवं कुर्ते पहनकर, कुर्ते क्या है पहनकर आते थे, ठीक है। टोपी एवं जो है कुर्ता, पुरुषों की भांति टोपी एवं जो है कुर्ता पहनकर ठीक है। और इसी कारण से ये जो उनकी जो वेशभूषा है, ठीक है, एंट्री जो हुआ था होते थे, ठीक है, वेशभूषा की मैं अगर बात करूं, ठीक है, तो वेशभूषा ये टोपी और कुर्ता पहन के आते थे और इसी कारण से ये, ठीक है, विरोध देखने को मिला, ठीक है, वहाँ के बड़े वर्गों की लोगों का विरोध, ठीक है, लोगों द्वारा विरोध किया गया, लोगों द्वारा इसका विरोध किया गया, क्योंकि ये, ठीक है, क्यों? क्योंकि महिला जो है, क्यों? क्योंकि दरबार में आप क्या करिए भाई साहब, दरबार में बुर्खा पहनकर आइए, ऐसा मानना है वहाँ के लोगों द्वारा, ठीक है। और इसी कारण से विरोध शुरू कर दिया, विरोध चला। रजिया का विरोध, ठीक है, रजिया का विरोध, ठीक है। और रजिया के विरोध में बहुत सारे ऐसे लोग आए, ठीक है, विरोध करने के लिए, ठीक है। इदगिन नामक व्यक्ति आया, ठीक है, क्या है? इदगिन नामक व्यक्ति आया, और एक इदगिन जो कि आमिर हाजिब के पद पर हाजिर थे, क्या है, हाजिब के पद पर हाजिर थे इस समय, जिस समय ये इल्तुतमिश के, ठीक है, के समय था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का क्या था? उच्च मंत्रालय का पद था भाई साहब, ये उच्च मंत्रालय का पद था, कौन सा? आमिर हाजिब पद, ठीक है। चलिए, इदगिन ने विरोध किया और आमिर हाफिज पद इनको दे दिया कि भाई साहब क्या करने, विरोध शांत करने के लिए, ठीक है। एक है अल्तुनिया को रजिया सुल्तान ने भटिंडा का क्या बनाया? भटिंडा का सूबेदार नियुक्त किया भाई साहब, सूबेदार बना दिया। किनको? अल्तुनिया को। ये भी क्या थे? कबीर खामा नामक व्यक्ति लाहौर का इख्तियारी सौंप दिया, लाहौर का इख्तियारी, ठीक है, इख्तियारी इनको सौंप दिया, लाहौर का इख्तियार बना दिया, ठीक है। किसको? कबीर खान। याकूब को, समझिएगा, याकूब को, ठीक है, क्या है? याकूब को अमीर आखुर का पद दिया, ठीक है, अमीर आखुर का पद, ठीक है। चलिए, तो रजिया सुल्तान के पास जो है एक जो है दिमाग थे, रजिया सुल्तान का, रजिया का विरोध किया, ठीक है, और साथ में इनको, ठीक है, विरोध शांत करने के लिए पद दे दिए, ठीक है, विरोध शांत हेतु पद दिया, ठीक है। विरोध शांत होते ही इनको क्या किया? पद दे दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपको देखने को मिलता है कि विरोध शांत करने के लिए रजिया सुल्तान ने क्या किया?